मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मेरे हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। स्वागत है दोस्तों आपका भास्कर क्लासेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। हमने पढ़ी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके अलावा इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में। ये सारे के सारे आपके बायोमोलिक्यूल होते हैं। और सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, यदि आप 11th 12th के स्टूडेंट हो, वहां पे आप एमएससी ग्रेजुएशन कर रहे हो, हर जगह काम आने वाला है। दोस्तों बिना समय खराब किए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक आज हमारा रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कार्बन, देखो यहां पे दो टर्म निकल के आ रहे हैं, एक तो कार्बन और एक हाइड्रोलाइसिस। कार्बन और हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कार्बन का हाइड्रोलाइसिस होता है। यदि बात करूं डेफिनेशन की, होते क्या है तो दोस्तों ये एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, और वो भी कौन से? पॉली एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं दोस्तों रोल की। कौन कौन क्या क्या रोल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं रोल के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका चीफ सोर्स होता है एनर्जी का। तो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। चीफ सोर्स कैसे हो गया? कोई भी आप खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट आगे आपको एटीपी बनाता है, ऊर्जा दिलाता है कोई भी काम करने के लिए। दोस्तों चीफ सोर्स होता है एनर्जी का। इसके अलावा बात करें, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब हिंदी में होता है उत्प्रेरक। कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को अपन कोई भी एजेंट के द्वारा उसको तेज करना चाहें तो वो एजेंट कैटलिस्ट कहलाता है। हिंदी में इसको उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। एज ए मेडिसिन भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है दोस्तों, एग्जांपल आपको याद रखना है, एज ए मेडिसिन भी कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रोल कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। डेफिनेशन बता दोगे? दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। नाम दो टर्म से मिलके यहाँ पे बना हुआ है, कार्बन प्लस हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स इसके 3 होते हैं मेनली, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। दोस्तों हम इनको डिफाइन करते हैं या हम कह सकते हैं इनको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किस बेस के ऊपर करते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हमें कितनी इकाइयां प्राप्त हो रही है उससे, उस बेस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड होता है दोस्तों, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो आप लिख सकते हो इट इज द सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट बिल्कुल, यानी कि हाइड्रोलाइसिस किसी चीज का करवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का करवाएंगे, तो आपको वो इकाई प्राप्त हो जाए जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। तो वो जो सबसे छोटी आप इकाई आपको प्राप्त हो रही है उसको मोनोसैकेराइड के नाम से जानते हैं। और फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे CH2ON, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कार्बोहाइड्रेट का। सिंपलेस्ट शुगर होती है
इसके अलावा आप क्या कह सकते हो इसको, सबसे मोनोमर, मोनोमर इकाई होती है बिल्कुल सबसे छोटी वाली, स्मॉलेस्ट, ठीक है। मोनो, इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बन कितने होते हैं, तो कार्बन दोस्तों इसके अंदर 3 से 7 होते हैं। कार्बन की संख्या मोनोसैकेराइड के अंदर 3 से 7 के बीच में पाई जाएगी। यदि 4 हो तो उसको ट्राइओज बोलते, टेट्राओज बोलते हैं। 3 हो तो ट्राइओज उसको बोलते हैं, और 5 हो तो पेंटोज बोलते हैं, और 6 हो तो हेक्सोज बोलते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि मोनोसैकेराइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए 3 to 7 कार्बन। और यदि हमारी सीरीज के अंदर यदि कार्बन की संख्या 3 है तो ट्राइओज बोलते हैं, यदि 4 है तो टेट्राज बोलते हैं, और 5 है तो पेंटोज बोलते हैं, और 6 है तो हेक्सोज बोलते हैं। दोस्तों हेक्सोज का एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि हेक्सोज जो है 6 कार्बन होते हैं, पेंटोज 5 होते हैं, नाम से इनके पता चल जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है, आपके जो हाइड्रोलाइसिस अपन कर रहे हैं किस बेस के ऊपर, कि हाइड्रोलाइसिस से कितने हमें वहां पे मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड हो गया इसका टाइप ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड दोस्तों जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, तो यदि हमारे पास 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हमारे पास यदि मोनोसैकेराइड 2 से 10 प्राप्त हो गए तो बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, यदि हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं तो बोलोगे उसको डाइसैकेराइड। यदि हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं तो बोलोगे ट्राइसैकेराइड। और यदि हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 4 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे होंगे तो बोलोगे टेट्रासैकेराइड। इसी प्रकार से ये चलते रहेंगे। यानी कि डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार होता है, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यदि हमारे पास यूनिट्स 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड की आएंगी तो बोलेंगे का ओलिगोसैकेराइड। और यदि 2 आए तो डाई, 3 आए तो ट्राई, और 4 आए तो टेट्रा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों डाइसैकेराइड के बारे में। देखो डाइसैकेराइड आपको बहुत बार काम में आएगा। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड आपके दिमाग में सुनते ही आपको याद रखना है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों, ये मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, अपने राजस्थान के पहले सीएम रह चुके हैं, इसलिए डाइसैकेराइड का नाम याद आते के साथ आपको मोहनलाल सुखाड़िया जी को याद करना है। एम का मतलब होता है दोस्तों माल्टोज, एल का मतलब होता है लैक्टोज, और एस का मतलब होता है दोस्तों सुक्रोज। तो दीज आर दी 3 टाइप्स या 3 पार्ट्स ऑफ द डाइसैकेराइड। यानी डाइसैकेराइड कोई पूछे कि भाई डाइसैकेराइड के एग्जांपल बताओ, तो आपको 1 2 नहीं पूरे 3 है, और तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया, माल्टोज, एल से लैक्टोज, एस से सुक्रोज, तीनों याद रह जाएंगे। यदि क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि माल्ट शुगर का नाम बताओ, तो आपका आंसर होना चाहिए माल्टोज। नाम से ही पता चल रहा है कि माल्ट यानी माल्टोज। यदि क्वेश्चन आ जाए माल्ट शुगर बताओ तो माल्टोज आपका आंसर होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मिल्क शुगर का नाम बताओ, मिल्क शुगर, तो मिल्क शुगर आपको बताओगे दोस्तों लैक्टोज। लैक्टोज को ही मिल्क शुगर कहते हैं। और सुक्रोज क्या होती है आपकी, सुक्रोज, सुक्रोज को बोलते हैं अपन इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर बोलते हैं। इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं इसका भी मैं रीजन आपको दूंगा। यदि सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं, हीट करते हैं, पानी के साथ गर्म करते हैं दोस्तों, तो ये 2 इकाइयों में टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर जो अपने पास प्राप्त हुआ है, इसी को इनवर्ट शुगर के नाम से याद कहा जाता है, या इनवर्ट शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो माल्टोज जो है वो 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, लैक्टोज भी 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, और सुक्रोज भी 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। दोस्तों माल्टोज के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, लैक्टोज के अंदर होते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के, और सुक्रोज के अंदर होता है ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज, तीनों का कंपोजिशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों पॉलीसेकेराइड के बारे में। देखो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जिसके अंदर या जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करें जिस कार्बोहाइड्रेट को, और हमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त हो रही हो, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। तीसरा पार्ट है पॉलीसेकेराइड, तीसरा टाइप है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन की यदि बात करूं तो आपको लिखनी है कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त हो जाएं तो उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, यानी कि मोर देन 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां, यानी 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी यदि आप पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, और फिर उन 10 से ज्यादा इकाइयां प्राप्त होंगी तो आप उस टर्म को बोलोगे पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल्स की बात करता हूं सबसे पहले दोस्तों, स्टार्च आपने नाम सुना होगा। स्टार्च जो है दोस्तों राइस के अंदर पाया जाता है, राइस आप खाते हो, राइस के अंदर स्टार्च की कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा व्हीट के अंदर होती है, राइस में, व्हीट के अंदर, व्हीट बोले तो गेहूं, और मक्का के अंदर भी होती है। दोस्तों राइस स्टार्च का राइस जो है वो स्टार्च का अच्छा स्रोत होता है, व्हीट, क्योंकि जब आप इनको चबाओगे तो थोड़ी देर बाद में आपको मीठा लगेगा। तो स्टार्च जो है दोस्तों ये आपका पॉलीसेकेराइड का अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा सेलुलोज जो है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और नेचर के अंदर फ्रीली पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड पूछे कि वो उस पॉलीसेकेराइड का नाम बताओ जो हमारे नेचर के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है, तो आंसर सेलुलोज होना चाहिए दोस्तों। एक बात करता हूं इनुलिन की। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि पूछे कि भाई वो कार्बोहाइड्रेट बताओ जो स्वाद के अंदर मीठे होते हैं, दोस्तों आंसर आपका होना चाहिए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो स्वाद के अंदर मीठे होते हैं। और यदि पूछे कि ओलिगोसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों ओलिगोसेकेराइड भी जो है वो स्वाद के अंदर मीठे होते हैं। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, मोनोसेकेराइड भी स्वाद के अंदर मीठे होते हैं और ओलिगोसेकेराइड भी स्वाद के अंदर मीठे होते हैं। दोस्तों बात करें सोल्यूबिलिटी की, तो मोनोसेकेराइड भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और ओलिगोसेकेराइड्स भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। दोनों की सेम बात है, यहाँ पे याद रखनी है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड दोनों स्वाद के अंदर मीठे होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन एक बात आपको पॉलीसेकेराइड के अंदर ध्यान रखनी है कि भाई या तो ना तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, यानी मैं बोल सकता हूं कि इनसोल्यूबल, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि उनके अंदर तो आपको पता है आप चीनी खाते हो, सुक्रोज, ठीक है, चीनी को पानी के अंदर मिलाएंगे तो मीठा भी लगेगा क्योंकि स्वाद ही मीठा है उसका, और वाटर के अंदर उनको डालते के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ देता है, यानी कि उसके अंदर डिस्पर्स हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी पता चली गई। और बात करें पॉलीसेकेराइड के बारे में, तो दोस्तों ये जो है ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है और स्वाद के अंदर भी मीठे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है आपको मीठे ही लगेंगे, ठीक है, तो स्वाद में मीठे नहीं होंगे उनकी तरह, ठीक है। इनुलिन की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनुलिन मात्र एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है इनुलिन। इनके फंक्शन की मैं बात करूं, यदि क्वेश्चन पूछे कि इनुलिन का फंक्शन बताओ, तो दोस्तों GFR ध्यान रखना है, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। आपको पता है कि हमारी किडनी जो है दोस्तों वो क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। और ये क्या होता है हमारे पास, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों, नेफ्रॉन जो है ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे बाहर ये दिख रहा है आपको, कपलाई की स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में। तो आप यहाँ पे वेसल्स होती हैं और ये वेसल्स फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। तो कितनी दर से फिल्ट्रेशन हो रही है आपकी किडनी के अंदर, और ये फिल्ट्रेशन का काम करती है नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन कितनी रेट से फिल्टर कर रही है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो दोस्तों जो इनुलिन का काम होता है ये आपके GFR को डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट बोले तो जांच करने में, डिटरमाइन करने के अंदर काम में आता है इनुलिन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों डेक्स्ट्रॉन की।
डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान देखो ये भी पॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल है। और ये क्या काम करता है, आपका जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, उसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है, प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, यदि कोई भी पेशेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे उस आदमी का ब्लड यदि फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू बॉडी से बाहर हो रहा है, अपन उसको हॉस्पिटल में लेके गए, बाई चांस ब्लड के अंदर टाइम लग गया आने के अंदर, यानी ब्लड वहां पे अवेलेबल नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लग गया, तो दोस्तों वहां पे डेक्स्ट्रान के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं ताकि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत बढ़े, तब तक हमारा ब्लड आ जाए, यानी कि मेंटेनेंस के लिए काम करता है डेक्स्ट्रान। अदरवाइज यदि सोचें कि भाई हमारा डेक्स्ट्रान से ही काम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेक्स्ट्रान सिर्फ और सिर्फ आपकी टेम्परेरी प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट आप कहा है यहाँ पे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी आपका पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है दोस्तों। ग्लाइकोजन है, ये आपके लीवर के अंदर स्टोर होता है, और लीवर के अंदर स्टोर होने की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 500 mg है। 500 mg तक ये क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। और ये स्टोरेज आपका कब काम में आता है, जब आप खाना छोड़ देते हो, यानी आप फास्ट वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे ये जो लीवर है, लीवर अपने ग्लाइकोजन को बाहर निकालता है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और आपको एनर्जी मिलती है। तो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो लीवर के अंदर होता है, और लीवर जब आप खाना नहीं खाते हो तो उस टाइम पे उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है और आपको एनर्जी देता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। यदि इसके अंदर आपको फिर भी ज्यादा तेज पढ़ाया हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत स्लो स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ टर्म्स है इंग्लिश के, वो आपको समझने पड़ेंगे, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन बोथ मीडियम के अंदर कर रहा हूं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, इसके कुछ रिकॉल करेंगे जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने बात की कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बन प्लस हाइड्रेशन, फिर डेफिनेशन के बारे में। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको लिखना है ये कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के उत्पन्न होते हैं, बोले तो डेरिवेटिव, ये दोनों मीडियम वाले इस प्रकार से लिख सकते हैं। अदरवाइज बात करें रोल की, तो दोस्तों चीप सोर्स होता है एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर अपन ने बात की रोल के, एज ए मेडिसिन के रूप में भी, एज ए कैटलिस्ट के रूप में भी इसका क्लासिफिकेशन करें तो हाइड्रोलाइसिस के बेस के ऊपर जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें कितनी इकाइयां प्राप्त हो रही हैं, उस बेस पे क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले बात की मोनोसैकेराइड की, यानी कि उसके अंदर सिर्फ सिंपलाइज्ड शुगर होगा, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल होगा। फिर बात करी हमने ओलिगोसैकेराइड के बारे में, उसके जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 से 10 यदि हमें यूनिट्स मिलेंगी मोनोसैकेराइड की तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, और यदि मोर देन 10 आपको यूनिट मिल रही है तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। एक एक को एक्सप्लेन किया। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इनके जो अपने को पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उन सब का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विटामिन के बारे में। दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या पढ़ना होता है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, वहां पे अपन को पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो ये सारी की सारी साइकिल जो है ये भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं विटामिन के बारे में।